students, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। दोस्तों, हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 दैट इज़ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव इन्वॉल्वमेंट। इसका टॉपिक 2 दैट इज़ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो इसके हमने पहला वाला सेक्शन डिस्कस कर लिया है। हम आगे जा रहे हैं रॉचडेल प्रिंसिपल्स, ये भी हमने डिस्कस किया। हम जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर दैट इज़ यूके कोऑपरेटिव्स कि यूके में किस प्रकार के कोऑपरेटिव्स पाए जाते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था ऊपर, जैसे फैनविक वीवर सोसाइटी, रॉचडेल, तो दीज वेर यूके कोऑपरेटिव्स। तो फिर उसके बाद यूके में कोऑपरेटिव मूवमेंट आ गया, बहुत सारे कोऑपरेटिव्स बने, इवन कोऑपरेटिव ग्रुप्स भी बनने लगे। तो वो सब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे विंग्स एक उड़ान की यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, ये विंग्स एक उड़ान है क्या? एक्चुअली अगर मैं आपको समझाऊं, विंग्स जो है इसका जो स्लोगन है वो ये है कि तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर। तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर, पर फैला के सब उड़ते हैं, तू भी हौसलों से परवाज कर। पर मतलब विंग्स, पर फैला के सब उड़ते हैं यानी विंग्स एक उड़ान। पर फैला के सब उड़ते हैं, तू भी हौसलों से परवाज कर। चढ़ता सूरज सबका साथ। अगर लाइफ में सब कुछ सही हो रहा है तो हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। चढ़ता सूरज सबका साथ, ढलता दिन और तन्हा रात। हर मुश्किल में जो साथ खड़े हैं, उन रिश्तों पे तू नाज कर। तुझे बुलंदी को छूना है, देर न कर आगाज कर। ये हर मुश्किल में जो साथ खड़े हैं, उन रिश्तों पे तू नाज कर। ये रिश्ता कौन सा है? ये रिश्ता आपका और मेरा नहीं है, आपका और विंग्स एक उड़ान की पूरी टीम का रिश्ता है सर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे बढ़ते हैं विद यूके कोऑपरेटिव्स। हम पढ़ रहे हैं सर, पहला यूनिट जो है इट इज़ डेडिकेटेड टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि वर्ल्ड ओवर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कोऑपरेटिव्स बने। तो हम यहाँ पे यूके में हुआ था, आपको पता ही है, पहले स्टार्ट वहीं से हो गया था, फैनविक, रॉचडेल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूके में उसके बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट आ गई। मूवमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है। इट इज़ एक्चुअली अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स which are working towards a common objective, that is welfare of vulnerable sections, economic emancipation of people, creating livelihood opportunities। इसीलिए तो सब cooperatives बन रहे हैं। तो यूके में फर्दर डेवलपमेंट्स हो गई, वो हम डिस्कस करते हैं आज। यूके में पहली बार बन गया जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप, लेकिन टाइम लगा इसको बनने में। इट टुक अराउंड 140 years टू डेवलप द कोऑपरेटिव ग्रुप। बना कैसे कोऑपरेटिव ग्रुप? इट वाज अ मर्जर ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेल सोसाइटीज, होलसेल सोसाइटीज, फेडरेशंस एटसेट्रा। सो कोऑपरेटिव ग्रुप जो कि यूके में इमर्ज हुआ बिकॉज ऑफ द कोऑपरेटिव मूवमेंट, वो कैसे बना? इट वाज एक्चुअली द मर्जर ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेल सोसाइटीज, देयर होलसेल सोसाइटीज, डिफरेंट फेडरेशंस। तो इन्होंने सब ने मिला के एक ग्रुप बना दिया, उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव ग्रुप। आपको याद होगा कि ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर रॉचडेल पायनियर्स सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, उसके बाद यूके में और एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव ग्रुप इमर्ज होकर आ गई, जिसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अनदर इंपॉर्टेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी फाउंड इन यूके दैट इज नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें ऑलमोस्ट 300 इंडिविजुअल्स आ गए थे मिलजुल के। इन्होंने यॉर्कशायर और लैंकाशायर में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से। उसके बाद 1872 में इसका नाम रख दिया गया कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी। सो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी विच वाज फॉर्म्ड इन 1863, ऑलमोस्ट 20 years आफ्टर द रॉचडेल पायनियर सोसाइटी वाज फॉर्म्ड, वाज रीक्राइस्टेंड, दैट इज रीनेम्ड एज कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी in 1872. So thereafter, throughout the 20th century, many smaller cooperative societies emerged with cooperative wholesale society, जैसे कि जिसकी एग्जाम्पल्स है स्कॉटिश कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी इन 1973, साउथ सबअर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1984। ये सब कोऑपरेटिव भी बने और इन्होंने इसी कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी, जिसका पुराना नाम क्या था, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके साथ मर्ज कर गई। बाई 1990s, अब हम 1990s तक जब हम पहुँचे तो ये जो कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी थी, इसका मार्केट शेयर डिक्लाइन करने लगा। इट्स मार्केट शेयर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, और बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाए ऑन द वायबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव मॉडल कि क्या सच में कोऑपरेटिव्स
सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे. सो बहुत सारे लोगों ने डाउट करना शुरू किया. मेनी पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वायबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव मॉडल. और इसी टाइम पे कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी जो है एक बंदे को बेच दी गई. उसका नाम था एंड्रयू रेगन. Andrew Regan was the person who bought the whole cooperative wholesale society in 1994. फिर उसके बाद इसने पैसा बनाना स्टार्ट किया, लेकिन वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गई, जैसे कारपेट बैगिंग जिसको बोलते हैं. कारपेट बैगिंग मतलब नए मेंबर्स ने इस कोऑपरेटिव को सिंपली ज्वाइन किया. क्यों? पैसे कमाने के लिए. मतलब वो इंडिविजुअल बेनिफिट के पीछे पड़े थे. लेकिन हमारा कोर प्रिंसिपल है कोऑपरेटिव का, दैट इज कम्युनिटी वेलफेयर. तो कुछ लोगों ने अपनी मनमानी की, वहाँ पे अपने लिए पैसा जमा करना स्टार्ट किया. कारपेट बैगिंग के यहाँ पे सीरियस फ्रॉड्स आ गए, कॉमर्शियल लीक्स होने लगे. लेकिन उसके बाद रेगन जो है इसने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले ली और two executives from cooperative wholesale society, they were dismissed, they were imprisoned for the fraud. और रेगन जो है, रेगन बच गया, ही वॉज क्लियर ऑफ द चार्जेस. और उसके बाद ये एपिसोड जो है इसने रिचार्ज कर दिया कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी को और इसकी मेंबरशिप बेस बढ़ गई, क्योंकि लोगों को पता चला कि रेगन साहब ने खरीदी थी. लेकिन वहाँ पे कुछ करप्शन के केसेस आ गए, कमर्शियल लीक्स हो गई, कुछ सीरियस फ्रॉड्स हो गए, कुछ कारपेट बैगिंग के केसेस आ गए. फिर उसके बाद रेगन ने उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले ली. तो लोगों ने जो वायबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिव्स पे क्वेश्चन उठाया था, तो लोगों ने अपने क्वेश्चंस वापस दिए. उन्होंने कहा कि अगर कोऑपरेटिव्स को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं हम, cooperatives can be an exemplary and successful model for the development of society as a whole. तो उसके बाद आपको याद होगा जो हमारे एक पीएम थे यूके के, टॉनी ब्लेयर. अब टॉनी ब्लेयर हर किसी को याद क्यों है? बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट पीएम एवर ऑफ यूके. यंगेस्ट पीएम, जैसे हमारे उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर में आए थे, तो आप मान लीजिए यूके का उमर अब्दुल्ला जो है वो है टॉनी ब्लेयर. टॉनी ब्लेयर ने एक कमीशन बिठाया था अंडर जॉन मॉन्क्स. जॉन मॉन्क जो हेड कर रहे थे कमीशन को, और इस कमीशन ने फिर कुछ रिकमेंडेशंस दे दी कि हमने क्या करना है, कि हमने मार्केटिंग ऑफ रिटेल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग ऑफ रिटेल सोसाइटीज, ये रिकमेंडेशन दे दी हमने कि रिटेल सोसाइटीज पे आप ध्यान दो, रिटेल सोसाइटीज पे आप काम करो. एंड देयर आफ्टर यूके में सिंपली many organizations were formed and CWS यानी कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी जो है वो मर्ज कर गई विथ यूके सेकंड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव, दैट इज कोऑपरेटिव रिटेल सर्विस. तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं टॉनी ब्लेयर कोऑपरेटिव कमीशन की. ये जो कोऑपरेटिव कमीशन टॉनी ब्लेयर जब पीएम थे यूके के, उसके अंडर बना था. इस कोऑपरेटिव कमीशन का जो चेयरपर्सन था ही वाज जॉन मॉन्क्स. जॉन मॉन्क्स इसको हेड कर रहा था. और इस कोऑपरेटिव कमीशन ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दे दी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव, फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट. और उसके बाद मैनी रिटेल सोसाइटीज ऑल्सो इमर्ज्ड, यानी उसने बोला कि वी हैव स्टार्ट मार्केटिंग ऑफ रिटेल सोसाइटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्केटिंग ऑफ रिटेल सोसाइटीज. और उसके बाद जो हमारी कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी थी वो यूके की सेकंड लार्जेस्ट सोसाइटी, दैट इज कोऑपरेटिव रिटेल सर्विसेज, इसके साथ मर्ज की गई. यानी टॉनी ब्लेयर का जो कमीशन बैठा था, कोऑपरेटिव कमीशन, उसने हमें रेकमेंड किया था कि जो होलसेल सोसाइटीज़ है वो रिटेल सोसाइटीज़ के साथ मर्ज हो सकती है, जिसके बाद कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी कोऑपरेटिव रिटेल सर्विसेज के साथ मर्ज की गई. और इसके फिर हेडक्वार्टर्स वहीं मैनचेस्टर में है, नॉट इम्पॉर्टेंट. तो देयर आफ्टर बहुत सारी इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ भी बनने लगी यूके में धीरे धीरे. सो देयर वाज ग्रोथ ऑफ मेनी इंडिपेंडेंट सोसाइटीज़ जो इसी ग्रुप के पार्ट ओनर्स थे, यानी कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी ग्रुप या आपका कोऑपरेटिव रिटेल सर्विसेज ग्रुप, इसी ग्रुप के पार्ट बनने लगे. एंड देयर आफ्टर व्हाट स्टार्टेड इन यूके वाज कोऑपरेटिव रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप. मैंने आपको पहले बोला कि हम पहले होलसेल के साथ डील करते थे, लेकिन कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद रिटेल सर्विसेज के साथ भी इनको मर्ज किया गया और कोऑपरेटिव रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप इमर्ज होके आ गया. एंड फाइनली we also had some examples of cooperative travel agents, यानी कोऑपरेटिव ट्रैवल ट्रेडिंग ग्रुप भी बन गया. तो हमारे यहाँ पे सर अभी 3 ग्रुप बन गए. पहले था कोऑपरेटिव होलसेल सोसाइटी, उसके बाद बन गई कोऑपरेटिव रिटेल ट्रेडिंग ग्रुप एंड अल्टीमेटली बन गई कोऑपरेटिव ट्रैवल ट्रेडिंग ग्रुप. सो दीज वर द डेवलपमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव्स इन यूके आफ्टर दे suggestions and recommendations of Tony Blair's cooperative commission.
So these were some developments which took place in UK in the emergence and development of cooperatives. Moving further, हम चलते हैं US, क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप में जो भी लोग फ्लरिश कर गए, यूरोप में जो भी लोग पैसा बनाने लगे, वो धीरे धीरे वहाँ से फैलने लगे और अल्टीमेटली उन्होंने अमेरिका को कॉलोनाइज किया। तो जो अमेरिका है, इट इज़ एक्चुअली माइग्रेंट यूरोपियंस। तो यूरोपियंस वहाँ से निकले, अमेरिका में बैठने लगे। तो धीरे धीरे ये जो आइडियल्स यूरोपियन सोसाइटी में चल रहे थे, वो धीरे धीरे आपके यूएस में भी पहुंच गए और उसके बाद यूएस में कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। अगर मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल दूं कि कोई कोऑपरेटिव जो यूएस में बना था, फर्स्ट एग्जांपल इज म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी। यानी एक कंपनी बनी थी जो लोगों को फायर इंश्योरेंस कराती थी। किसी के घर में, किसी की गाड़ी में, किसी की प्रॉपर्टी में आग लग गई तो इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थी। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव इन US, and it was formed by Benjamin Franklin. Benjamin Franklin was a Protestant reformer. ये ऐसा बंदा था जो प्रोटेस्टेंट था, यानी जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियनिटी थी उसके अगेंस्ट उसने बोला कि वो जो आप बोलते हो गॉड का सन है यहाँ पे, या जो डोमिनेंस ऑफ चर्च है, ये सब कॉन्सेप्ट जो है, या हेल एंड हेवन का जो कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दो। ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर। वो रिफॉर्म करना चाहता था यूएस की सोसाइटी को। एंड ही इज आल्सो वन ऑफ द साइंटिस्ट। आपने देखा होगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, इसका और भी एक कंट्रीब्यूशन है, वो है इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब उसने वो काइट फ्लाइंग की थी, क्लाउडी वेदर था, ऊपर लाइटनिंग हो रही थी, उसने की बांधी थी काइट के साथ, पढ़ी होगी आपने बचपन में स्टोरी। तो फिर उसने वो काइट फ्लो किया वहाँ पे। उसके बाद जब ऊपर लाइटनिंग हो गई तो उसने देखा कि वो जो की थी वो गर्म हो गई थी उसके बाद। तो दिस अल्टीमेटली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप इसको याद रख सकते हैं। इन 1752 ही फॉर्म्ड द फर्स्ट कोऑपरेटिव ऑफ यूएस, दैट इज म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद धीरे धीरे बाय 1810 नेशन वाइड पूरे यूएस में छोटी छोटी कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई। और पहली कंज्यूमर कोऑपरेटिव की अगर मैं एग्जांपल दूं आपको यूएस में, वो है सर 1845, जिसको बोलते हैं बोस्टन्स वर्किंग मैन कोऑपरेटिव यूनियन। आपने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, वहाँ पे बोस्टन टी पार्टी भी एक थी। जब यूके जो है ट्रेड करता था टी का, तो फिर जो यूएस के लोग थे वो तो अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म थे, तो उन्होंने एक बार क्या कर दिया, जो भी जहाज़ आ रहे थे यूके से नहीं आए थे, यूके के जहाज़ थे, आते थे तो इंडिया से थे, कैरेबियन से थे या चाइना से थे, जो में चाय भरी थी, तो उन्होंने सारे के सारे उनके जहाज़ डुबो दिए। उसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी। कोई चाय नहीं पिलाई थी, समंदर को चाय पिलाई थी पूरी सूखी सूखी। सो वहाँ से आप नाम याद रख सकते हो, बोस्टन वर्किंग मैन्स प्रोटेक्टिव यूनियन। दिस इज द फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, फर्स्ट कोऑपरेटिव इज म्यूचुअल फायर इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन फर्स्ट कंज्यूमर कोऑपरेटिव जो कोऑपरेटिव स्टोर खुलता है जहाँ से लोग चीज़ें खरीदते हैं, तो दैट इज बोस्टन वर्किंग मैन्स प्रोटेक्टिव यूनियन। और उसके बाद धीरे धीरे और भी कोऑपरेटिव्स उभर के आने लगे। और पहली बार अगर किसी कोऑपरेटिव ने यूएस में कोऑपरेटिव वैल्यूज को अप्लाई किया और जो रॉचडेल प्रिंसिपल्स है उनको अप्लाई किया, वो है हमारी, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पैटर्न्स ऑफ हस्बेंड्री, जिसका दूसरा नाम ग्रैंज भी है। दिस इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव जो कि मॉडर्न लाइन्स पे बनी थी सर, जो कि Everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप, जो कि कोऑपरेटिव वैल्यूज को इम्बाइब कर रही थी, जो कि रॉचडेल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रही थी। ये है वो वाली कोऑपरेटिव जो साइंटिफिक थी, जिसने साइंटिफिक मैनेजमेंट कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स पे फोकस किया। दैट इज ऑर्डर ऑफ द पैटर्न्स ऑफ हस्बेंड्री, आल्सो नोन एज ग्रैंज, विच वाज फॉर्म्ड आफ्टर द सिविल वॉर। जो यूएस में जब इंग्लैंड वहाँ से निकला था, फिर वहाँ पे मारामारी बहुत हो गई, सिविल वॉर हो गया, क्योंकि वो कॉलोनीज आपस में झगड़ा करती थी, नॉर्थ की साउथ की, स्लेवरी का इशू था। तो उसके बाद फिर उसको सिविल वॉर बोलते हैं कि लोग एक दूसरे को मारने लगे। इट वाज फ्रॉम 1861 to 65।
दिस इज़ द पीरियड ऑफ सिविल वॉर इन यूएस। और इसके बाद जो बनी थी साइंटिफिक लाइन्स पे जिसने प्रोस्टल प्रिंसिपल्स को यूज़ किया, वो वाली सोसाइटी थी ऑर्डर ऑफ द पैटर्न्स ऑफ हस्बेंड्री, जिसका दूसरा नाम ग्रैंज है। एंड अल्टीमेटली बाय 1890s बहुत सारे कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई और उनका मेन मकसद क्या था, टू काउंटर द कारपोरेट मोनोपोली। देखिए, एक होता है कारपोरेट, एक होता है कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव ऑन द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑपरेशन। कारपोरेट मतलब हमारे बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज, कारपोरेट सेक्टर जैसे इन्फोसिस, ऐसी ऐसी कंपनियां जैसे रिलायंस, दिस आर कॉर्पोरेट ग्रुप्स। तो कारपोरेट उभर के आ रहे थे, उनको काउंटर करने के लिए, मतलब आप समझे कारपोरेट दे आर कैपिटलिस्ट्स। वो कैपिटलिज्म का एक मॉडल है जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी पे फोकस करता है, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पे फोकस करता है। तो उस कॉर्पोरेट मोनोपोलीज के अगेंस्ट वहाँ यूएस में बहुत सारे कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई। और जो कंट्री का फर्स्ट क्रेडिट यूनियन था, मैंने आपको अभी जो हमारा तीसरा लेक्चर है, इससे पहले लेक्चर है, उसमें मैंने डिस्कस किया क्रेडिट यूनियन। क्रेडिट यूनियन इज अनदर नेम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यूएस में इसको क्रेडिट यूनियन बोलते हैं। तो पहला क्रेडिट यूनियन जो यूएस में बना दैट वाज इन मैसाचुसेट्स। और कोऑपरेटिव लीग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इसी टाइम पे बनी थी, जिसका नाम है आजकल का नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन। पहला लेक्चर देखिए, सेकंड लेक्चर सॉरी, जिसमें हमने वो डिबेट जनरेट किया था कि हमने डिबेट किया था कि कैमी क्या बोलता है कोऑपरेटिव्स के बारे में, नीड फॉर कोऑपरेटिव्स का। देखिए आप देख लेना वो डिबेट, वहाँ पे मैंने मेंशन किया है एनसीबीए की रिकमेंडेशंस। वही एनसीबीए दैट इज नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन, यूएस की एजेंसी है। इसका पहला नाम जो था दैट वाज द कोऑपरेटिव लीग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसी का बाद में नाम पड़ गया नेशनल कोऑपरेटिव बिजनेस एसोसिएशन। तो बिजनेस एसोसिएशन भी उभर के आ गई, दैट वाज इन 1916। और उसके बाद 1960s के बाद कोऑपरेटिव्स जो यूएस में बनी, दे मेनली फोकस्ड ऑन फूड कोऑपरेटिव्स। 1960s के बाद जो कोऑपरेटिव्स उभर के आ गए, कोऑपरेटिव मूवमेंट जो यूएस में चला, उन्होंने फूड कोऑपरेटिव्स पे फोकस किया कि लोगों को अफोर्डेबल फूड मिलना चाहिए विद एक्सेप्टेबल क्वालिटी। और वहाँ पे कुछ फूड कॉन्स्पिरेसीज भी हो गई। अब ये फूड कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, जैसे हमारे इंडिया में देयर इज एमएसपी। यहाँ पे क्या करती है सरकार, जो भी फार्मर्स का एक्स्ट्रा फूड प्रोडक्शन होता है उसको प्रोक्योर करती है, खरीदती है अपने पास। तो अगर सारा का सारा फूड सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, तो उसके हाथों में रह गया, वो उसके कंट्रोल में रह गया। तो लोगों ने क्या काम किया, उन्होंने उससे बाहर भी प्रोक्योर करना स्टार्ट किया, प्राइवेटली प्रोक्योर करना स्टार्ट किया, ताकि लोगों को टाइमली फूड मिल जाए, यानी अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इसको बोलते हैं फूड कॉन्स्पिरेसीज, कि कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कोऑपरेटिव्स जो है वो इंटरेस्ट लेने लगे इन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड सप्लाईज। उन्होंने अपने पास फूड सप्लाई रखे कि जब भी लोगों को जरूरत पड़े हम इनको फूड सप्लाई कराएंगे एट रिलायबल कॉस्ट विद अफोर्डेबिलिटी एंड विद प्रॉपर अवेलेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी पे फोकस आ गया यूएस में आफ्टर 1960, यानी जो भी कोऑपरेटिव्स बने दे वर मेनली एसोसिएटेड विद फूड। देन जो कोऑपरेटिव मॉडल यूएस में चलने लगा, फिर फैक्ट्रीज भी उभर के आने लगी। जैसे पहली एग्जांपल हमारी फैक्ट्रीज की यहाँ पे जो है दैट इज नाइट्स ऑफ लेबर, ग्रैंज, या कोलोराडो में हमारा यहाँ पे, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे वहाँ पे आप पढ़ोगे ग्रैंड कैनियन ऑफ द वर्ल्ड, कोलोराडो रिवर उस पर बनी है, तो वो प्लेस जो है कोलोराडो वहाँ पे। या मीडोलाक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी। सो दीज वेर सम कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज विच वेर फाउंड। फैक्ट्रीज मतलब कोऑपरेटिव्स ऐसे बनी जो आप चीज़ें प्रोड्यूस भी करने लगी। सिर्फ ये नहीं कि फार्मर वहाँ से फूड प्रोड्यूस कर रहा है, ये उसको बेच के दे रहे हैं, नहीं, उन्होंने फैक्ट्रियाँ भी एस्टैब्लिश कर ली, जैसे कि छोटी मोटी कटेज इंडस्ट्रीज़ या कोई क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, छोटी लेवल पे उन्होंने यहाँ पे फैक्ट्रीज बनानी भी स्टार्ट की। और उसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में 2010 के आसपास फूड कोऑपरेटिव्स इमर्ज होने लगे। एंड देयर वाज डाइवर्सिटी ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव्स आल्सो। डाइवर्सिटी ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव्स आर फॉर्मड, कि बहुत सारे वर्कर कोऑपरेटिव्स बनने लगे जो कि डाइवर्स रोल्स प्ले करते थे। जैसे होम केयर एजेंसी, ये वो एजेंसी है जो लोगों को विच हेल्प्स देम इन डोमेस्टिक वर्क, विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द एल्डरली, या जो बेड रिडन लोग होंगे या जो लोग बीमार होंगे तो उनको मदद करने के लिए बनी थी वर्कर कोऑपरेटिव, दैट इज होम केयर एजेंसी। उसके बाद ऑर्गेनिक
ब्रेड फैक्ट्री भी बनने लगी, उसके बाद इंजीनियरिंग फर्म्स भी बनने लगे यूएस में। सो दिस इज हाउ डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस, कैसे कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट हो रही है यूएस में। एंड अल्टीमेटली ये जो कोऑपरेटिव्स थे इनका इन्वायरमेंटलिज्म पे भी जोर आने लगा है, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म, कि जो भी आप कोऑपरेटिव्स बनाओगे उनका निगेटिव इफेक्ट जो है वो कम करना है ऑन द इन्वायरमेंट। तो कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म जो है वो भी उभर के आने लगा यूएस में, और जिसका मेन मोटो था फेयर ट्रेड क्राइटेरिया, कि जो भी आप ट्रेड करोगे इट शुड बी फेयर, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स जो भी है वो हर किसी इंडिविजुअल को, हर किसी कोऑपरेटिव के मेंबर को मिलना चाहिए। और जो मैंने आपको क्रेडिट यूनियंस की बात की इससे पहले, क्रेडिट यूनियंस की, यूएस में पहली क्रेडिट यूनियन जो है वो 1908 में बनी थी। अभी ऊपर मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो क्रेडिट यूनियंस है जो कि यूएस में बनी थी वो मैसेच्यूसेट्स के आसपास बनी थी। मैसेच्यूसेट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, आप उसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमारा IIT है, तो वैसे IIT, अब इंडिया में भी IITs की रैंकिंग होती है कि IIT मद्रास टॉप पे, IIT बॉम्बे टॉप पे। तो वैसे अगर आप वर्ल्ड ओवर देखोगे कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वो मैसेच्यूसेट्स में पाया जाता है। तो मैंने आपको कहा था यूएस का पहला कोऑपरेटिव बैंक जिसको यूएस में क्रेडिट यूनियन बोलते हैं वो मैसेच्यूसेट्स में बना था। लेकिन कब बना था? 1908 के आसपास बना। तो उसके बाद जो भी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इमर्ज होने लगा, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट होने लगी यूएस में, उसने वहाँ पे स्टेबल गवर्नेंस के साथ स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया और आगे चलने लगा, तब तक जब तक 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आ गई। 2008 में एक बहुत बड़ी क्राइसिस आ गई जिसको बोलते हैं हाउसिंग बबल, कि बैंकों ने सब प्राइम लेंडर्स को पैसे देने स्टार्ट किए, मतलब उन लोगों को पैसे देने स्टार्ट किए जिन्होंने कुछ गिरवी नहीं रखा था, कुछ मॉर्टगेज नहीं रखा था, कुछ कोलेटरल नहीं रखा था। तो लोगों को पैसे देने लगे। वो लोग जो है पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते गए, तो इतने हाउसेस वहाँ पे बन गए कि अब कोई खरीदार ही नहीं है हाउसेस का। तो जब बैंक्स ने उन लोगों को पूछा कि लोन वापस दे दो, वो नहीं दे पाए। दिस दैट टू सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस, जिसको 2008 की हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। तो उससे थोड़ा इफेक्ट फिर इन कोऑपरेटिव्स को पड़ा कि कोऑपरेटिव्स जो है जो कि इमर्ज हो गई थी विद स्टेबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उन पे थोड़ा सा मैनेजमेंट पे इफेक्ट पड़ गया इसके बाद। सो दिस इज अबाउट सम कोऑपरेटिव्स व्हिच वर फॉर्मड इन द यूएस। उसके बाद और भी कोऑपरेटिव्स उभर के आने लगे। हमारा एक टॉपिक है सर इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इससे आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी मिलेगा जो हम टॉपिक आगे कवर करेंगे। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स देखिए, हमने फूड कोऑपरेटिव्स देखे, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे जिनको क्रेडिट यूनियंस बोलते हैं, हमने इन्वायरमेंटलिज्म भी देखा कोऑपरेटिव में। तो कोऑपरेटिव जो है हर किसी सेक्टर में पेनिट्रेट कर ही रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1428 ये सर अब ये ख़त्म कर देंगे यहाँ तक। 4 मिनट में हो जाएगा? हाँ 4 मिनट में आराम से हो जाएगा सर। ठीक है, करो। ठीक है, ये ख़त्म करते हैं। फिर उसके बाद बस यही है कि इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स बतानी है मुझे, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स बतानी है मुझे। ठीक है, बस हो गया ये। फिर उसके बाद थोड़े एम्प्लॉय ओनरशिप कोऑपरेटिव्स तो डन है ये। ओके, इसको ख़त्म करते हैं। चल रहा था ये, है कोई बात नहीं, हम इसको कट कर लेंगे। चलो ठीक है। चलो। सो टाइप्स, उसके बाद जो और भी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स उभर के आ गए यूएस में, वन ऑफ द टाइप इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव। अब इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव क्या होता है? जैसे कि यूएस है, जो यूएस का नीचे वाला पोर्शन है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के आसपास है, वर्जीनिया स्टेट, इंडियाना स्टेट वगैरह, वहाँ पे हरिकेन्स आते रहते हैं। हरिकेन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनको हरिकेन्स बोलते हैं वहाँ पे। तो वो आते रहते हैं, उसके बाद वहाँ पे डिसरप्शन हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन, कि तारें गिर जाती है, लोगों को पावर सप्लाई कट हो जाती है। तो वो चीज़ें एड्रेस करने के लिए यूएस में इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स की बुनियाद आई कि इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स वर फाउंड इन 2012। 2012 से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स का भी बहुत दबदबा बढ़ने लगा। और उसके बाद कि लोगों के अंदर इन्वायरमेंटलिज्म का जो मैंने आपको जोश बोला था कि इन्वायरमेंटलिज्म जो है, लोगों के अंदर इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस आने लगी कि हमें वो
फ्यूल्स यूज़ करने चाहिए जो रिन्यूएबल हो, लेस पोल्यूटिंग हो, लेकिन अभी भी फिर भी वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का दबदबा अभी भी है, न्यूक्लियर फ्यूल्स है। लेकिन न्यू जनरेशन रिन्यूएबल पावर कोऑपरेटिव्स भी उभर के आ रही है। न्यू जनरेशन रिन्यूएबल पावर कोऑपरेटिव्स यानी वो कोऑपरेटिव्स जो बायोमास से पावर जनरेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या मेथनॉल जनरेशन या शेल गैस जो मिला था। शेल गैस फिर भी फॉसिल है लेकिन लेस पोल्यूटिंग है। सो उसके बाद इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स में भी थोड़ी इंप्रूवमेंट आ गई बिकॉज इन्वायरमेंटलिज्म, कोऑपरेटिव इन्वायरमेंटलिज्म उभर के आया था। तो इन्होंने बोला कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल कोऑपरेटिव्स बनाने हैं लेकिन वो होने चाहिए बेस्ड ऑन न्यू जनरेशन रिन्यूएबल पावर। एंड देन एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स भी उभर के आ गई। एंड टू ग्रेट एग्जांपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स इन यूएस आर वेल्श एक कोऑपरेटिव है, ओशन स्प्रे, लैंडो लेक्स। These are the names of some important agricultural cooperatives in US. और उसके बाद US में cooperative associations बनने लगी। अभी जो US में there are around 29,000 cooperatives employing 2 million people with $652 billion in annual revenue। आप समझ सकते हो जो cooperative movement US में आया कितना इसका spread हुआ, कितने around 30,000 cooperatives जिसमें 2 मिलियन लोग, 30,000 कोऑपरेटिव, 20 लाख लोग और रेवेन्यू कितना अराउंड सम $650 बिलियन। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कोऑपरेटिव्स की इंपॉर्टेंस क्या है। और फिर छोटे मोटे कोऑपरेटिव्स को भी बढ़ावा देने के लिए, नए स्टार्टअप जैसे होते हैं तो उनको बढ़ावा देने के लिए यूएस में एक फेडरेशन बनी जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव्स। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव्स है, इसका मेन मकसद था, जो कि 2000 में बनी, फॉर्मड इन 2000, इसका मेन मकसद था टू एड्रेस द नीड ऑफ न्यूअर एंड स्मॉलर कोऑपरेटिव्स। दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड स्टेट्स फेडरेशन ऑफ वर्कर कोऑपरेटिव्स। और उसके बाद और भी कुछ कोऑपरेटिव्स उभर के आ गई विच आर बेस्ड ऑन एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। यानी कुछ कोऑपरेटिव्स ऐसे बने कि जो उसमें एम्प्लॉयज़ को सैलरी मिलती है, वो एम्प्लॉयज़ ही अपनी सैलरी में कुछ पोर्शन डाल के इन्वेस्ट करते हैं उस कोऑपरेटिव में। तो कोऑपरेटिव है लेकिन उसके जो मेंबर्स हैं वो उसके एम्प्लॉयज़ भी है। दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉय कोऑपरेटिव्स। तो एम्प्लॉय कोऑपरेटिव्स भी बनने लगे। इसके पीछे जो इंसान था ही वाज लुई कैल्सो। लुई कैल्सो ने मदद की इस एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान को एस्टैब्लिश करने में। और एक सेनेटर वहाँ पे था, सेनेटर इज द अपर हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस, तो उसका नाम था रसल लॉन्ग, उसने भी मदद किया इसमें। और जो इसकी बेसिस थी दैट वाज एरिसा लॉ ऑफ 1974। एरिसा ERISA, इट मीन्स एम्प्लॉई रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट, कि जो भी लोग कोऑपरेटिव्स में काम करते हैं फिर कभी ना कभी उनको रिटायर होना है तो उसके बाद उनको पेंशन देनी चाहिए, उनको हेल्थ बेनिफिट्स देने चाहिए, तो उसके लिए लॉ बना था। तो फिर उसके बाद कुछ सुपरमार्केट चेन्स भी उभर के आ गई वहाँ पे जो कि एम्प्लॉई ओन्ड हैं। एंड द रिसेंट एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉई ओन्ड ट्रस्ट या कोऑपरेटिव इन यूएस इज आयरन पाइप कंपनी। इट्स अ पाइप कंपनी जिसके मेंबर्स उसके एम्प्लॉयज़ भी है। सो दीज आर कॉल्ड एम्प्लॉई ओन्ड cooperatives. So this is about the development of cooperatives in US. तो आगे जाके भी हमने और भी इसमें कुछ सब टॉपिक्स अभी बचे हैं, जैसे अभी हमने कोऑपरेटिव विमेन गिल्ड्स पढ़ने हैं कि विमेन्स का, जिसको हम बोलेंगे कोऑपरेटिव फेमिनिज्म। तो सर आप ऐसी चीज़ों को समझे, कोऑपरेटिव एनवायरमेंटलिज्म, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स। अब हम जाएंगे कोऑपरेटिव फेमिनिज्म की कैसे औरतें भी कोऑपरेटिव्स के अंदर आने लगी, क्योंकि हमारा कोर प्रिंसिपल है जेंडर इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, तो वो चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद हम कुछ और अदर डेवलपमेंट्स देखेंगे और उसके बाद जो हमारा फाइनल सब टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंटेम्पोररी कोऑपरेटिव्स। क्या अभी हमने स्टार्ट यूके से किया, यूएस गए, अब यूएस से हम फैलेंगे दुनिया भर में, अफ्रीका जाएंगे, एशिया जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया जाएंगे, थोड़ा रशिया जाएंगे। तो हमारा टॉपिक ही है ग्लोबल पर्सपेक्टिव, कि हमने वर्ल्ड ओवर देखना है कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स हो गई। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड। ऑल द बेस्ट।